ही इसकी रक्षा करेगा। इससे साम्यवाद को रोकने में बहुत ही फायदा हुआ। ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप था चीनी क्रांति और कोरिया युद्ध। चीन में जब क्रांति हुई 1949 और 50 में, दो ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने पूरब और पश्चिम के संबंधों को और भी बिगाड़ दिया। समझी। शीत युद्ध तक यूरोप और अमेरिका, शीत युद्ध जो था उस समय यूरोप और अमेरिका में ही सीमित था, और यूएनओ भी इसके क्षेत्र में था, यूएनओ, लेकिन एशिया तक ये नहीं पहुंचा था। लेकिन 1949 और 50 आते आते चाइना में भी ये पहुंच गया। चाइना में गृह युद्ध हो रहा था, वहां पर कुमिंतांग की सरकार थी, समझी, राष्ट्रवादी केएमटी की सरकार थी। और वहां पर उस समय इनके चाइना में क्या हुआ, माओ जे तुंग के नेतृत्व में वहां पर क्या कहे उसको, क्या संस्कृति क्रांति हुई, रिवोल्यूशन हुआ, और चाइना को आजाद करवा लिया गया। और जो चांग काई सरकार की जो राष्ट्रवादी सरकार थी, वो चीन की मुख्य भूमि से भागकर फार्मोसा ताइवान में पहुंच गया, और उसने कहा कि हम चाइना को रिप्रेजेंट करते हैं। अमेरिका ने इस केएमटी की, यानी चांग काई शाक की राष्ट्रवादी जो सरकार थी, उसको कहा कि वो चाइना की मुख्य सरकार है। और उन्होंने क्या किया कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को, माओ से तुंग की जो सरकार थी, उसको रिकॉग्निशन नहीं दिया, बहुत दिनों तक नहीं दिया, बहुत दिनों तक 1971 तक चाइना को, आपको पता है, चाइना को रिकॉग्निशन अमेरिका ने नहीं दिया था। 1971 में जाकर चाइना को रिकॉग्निशन दिया गया। अब देखिएगा कि ये चीजें ऐसी हुई। और दूसरी तरफ अमेरिका जो था वो चांग काई सरकार को ही प्रतिनिधित्व देना चाहा, उसको ही। और इसने क्या किया कि साम्यवाद बहुत दिनों तक, अमेरिका 1971 तक चाइना को, क्या कहे, चाइना को यूएनओ का जो मेन चाइना जो है, साम्यवादी दल वाली चाइना, उसको उसने क्या कहे, यूएनओ का सदस्यता नहीं बनने दिया। उसने उस समय तक किसको मेंबर माना, चांग काई शेक जो ताइवान में थे, निर्वासित सरकार, उसको यूनाइटेड नेशन का मेंबर मानते रहा। लेकिन बाद में स्थितियां ऐसी हुई कि निक्सन के टाइम 1971 में चाइना की मुख्य जो सरकार साम्यवादी है, उसको उन्होंने मान्यता दी, तब जाकर मान्यता हुआ। तो यानी कि चीन में जो क्रांति हुई, उसमें अमेरिका ने पूरी तरह से विरोध किया, और इस तरह से सोवियत संघ में सोवियत संघ में अमेरिका के प्रति घृणा की भावना आ गई। और दूसरा था कि कोरिया को 1910 में जापान ने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था ना। जापान जैसे ही युद्ध में हारा, तो कोरिया में अस्थायी तौर पर कोरिया को दो भागों में बांट दिया गया। क्या किया, अस्थायी तौर पर दोनों को बांट दिया। कहा गया कि बाद में दोनों को एक कर दिया जाएगा, लेकिन एक भाग पर जो है कोरिया, जो उत्तरी कोरिया है, उत्तरी कोरिया, अभी उत्तरी कोरिया में कौन है, उत्तरी कोरिया के कौन है प्रमुख, किंग जोंग्स, उत्तरी कोरिया। और हाँ, किंग जोंग। और दक्षिण कोरिया में अमेरिका ने कब्जा कर लिया। क्या, उत्तरी कोरिया में सोवियत संघ ने बांट दिया कोरिया को। जापान का उस समय तक हक था। जापान हार गया तो पूरे कोरिया को दो भागों में बांट दिया गया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया में सोवियत संघ का अधिकार हो गया, दक्षिण कोरिया में अमेरिका ने कर लिया। और कहा गया था कि ये अस्थायी है, बाद में कोरिया का एकीकरण कर दिया है। लेकिन 1948 तक प्रयास किया गया, इस प्रश्न को यूएनओ के महासभा में भी उठाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अमेरिका चाहता भी था, मगर चुनाव करने की कोशिश भी महासभा ने किया, यूएनओ के। लेकिन देखिएगा कि सोवियत संघ कभी चाहता ही नहीं था कि उत्तरी कोरिया में चुनाव हो। और यही कारण है कि जहां दक्षिण कोरिया में राष्ट्रीय सभा का चुनाव हुआ, संविधान का निर्माण हुआ, क्योंकि अमेरिका वहां से हट गया, वहां पर एक डेमोक्रेटिक सरकार बनी रही। लेकिन नॉर्थ कोरिया में कुछ नहीं हुआ। क्या किया कि सोवियत संघ ने नॉर्थ कोरिया में 1 मई 1948 को एक अपनी समर्थित साम्यवादी सरकार की स्थापना कर दी, और उत्तर
के इस राज्य को जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया का नाम दे दिया और इसकी अध्यक्षता एक छापामार नेता, जो विद्रोही छापामार नेता था, गुरिल्ला लीडर किम सेकेंड सिंह, उन्हीं का खानदान आज तक यहाँ शासन करते। किम जो है यही किंग सेकेंड सैंड के उत्तराधिकारी हैं। आज तक उसी तरह की सरकार नॉर्थ कोरिया में बन रही है और देखिएगा कि